बहू रितिका के मन में सास गायत्री जी को लेकर कैसी धारणा है, यही गायत्री जी के समझ से परे था। कभी उन्हें लगता घर में उनके रहने से बहू को तकलीफ होती है, तो कभी लगता नहीं, ये मेरे मन का भ्रम है। आखिर बहू को मुझसे क्यों तकलीफ होगी? बहू अंदर से मेरे बारे में क्या सोचती है, इसे पता करना भी गायत्री जी के लिए उतना ही मुश्किल था। गायत्री जी अपने बेटे आकाश और बहू रितिका के साथ फिल्म देखकर घर लौटी तो वो बहुत खुश थी। उस दिन शनिवार था, बेटे बहू की छुट्टी थी। दोपहर में उसने अपने हाथों से बेटे बहू की पसंद का लंच तैयार किया था। आकाश फिल्म की टिकट ले आया था। शाम को तीनों फिल्म देखने गए और रात का खाना भी बाहर ही खाए। फिल्म बहुत अच्छी थी। रास्ते भर कार में तीनों फिल्म पर चर्चा करते रहे। गायत्री जी को लगा रितिका कुछ चुप चुप सी थी। उसने कारण जानना चाहा तो रितिका ने कहा, कुछ खास नहीं मम्मी, बस थोड़ा सिर दर्द है। अगले दिन रविवार था, सो रितिका और आकाश देर तक सोते रहे। आदत के मुताबिक गायत्री जी जल्दी उठ गई। चाय पीकर उसने रात में भिगोई दाल पीस ली और झटपट दही वड़े बना लिए। शाम को घर में पार्टी थी। आकाश और रितिका के कलीग्स आने वाले थे। जब भी बेटे बहू के कलीग्स घर में आते हैं, गायत्री जी का वो दिन बहुत अच्छा कटता है। वो देर तक उनसे बातें करती। 9 बजने वाले थे। पर्स उठाकर वह दूध लेने चली गई। सोसाइटी के गेट के बाहर ही दुकान थी। दूध लेकर वो वापस लौटी तो उसे लगा आकाश और रितिका जाग चुके हैं। वो उनके कमरे की ओर बढ़ी। तभी रितिका की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वह आकाश से कह रही थी, मम्मी को यहाँ आए 1 साल हो चुका है। जब से मम्मी यहाँ आई है, क्या हम लोग कभी भी अकेले कहीं गए हैं? हर वक्त हर जगह मम्मी साथ होती है। क्या मेरा मन नहीं करता? कभी बस मैं और तुम। कैसे बातें करती हो रितिका? तुम जानती हो पापा के जाने के बाद मम्मी कितनी टूट गई थी। अभी तो वो जरा संभली है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। प्लीज आकाश, मुझे गलत मत समझो। मुझे मम्मी के दुख का एहसास है, तभी तो मैंने इतने दिनों से तुमसे कुछ नहीं कहा। साथ ही मैं यह भी मानती हूँ कि जितना मम्मी मेरा ख्याल रखती है, उतना कोई सास नहीं रख सकती। लेकिन आकाश, तुम ये क्यों नहीं समझते कि हमें भी प्राइवेसी की ज़रूरत है? रिश्ते में कुछ बैलेंस तो तुम्हें रखना ही चाहिए। अब मैं भी क्या करूँ रितिका? मम्मी का कोई सर्कल भी तो नहीं है जिसमें वो बिजी रह सके। अपना सर्कल वो बनाना ही कब चाहती है। हमारी सोसाइटी की कितनी बुजुर्ग महिलाएं सुबह शाम पार्क में आकर बैठती है। मम्मी चाहे तो उनसे मेल जोल बढ़ा सकती हैं, लेकिन वो अकेले कहीं जाना ही नहीं चाहती। धीरे बोलो रितिका, मम्मी कहीं सुन ना ले। मम्मी दूध लेने गई है, रितिका निश्चिंतता से बोली। गायत्री जी को लगा पूरा घर जैसे घूम रहा है। उसने दीवार का सहारा ना लिया होता तो शायद चक्कर खाकर गिर ही पड़ती। लड़खड़ाती हुई वो बाथरूम में चली गई और दरवाज़ा बंद करके नल खोल दिया ताकि पानी के शोर में कोई उसका रुदन सुन ना सके। आज तक उसे लगता था बच्चे उसके सानिध्य में खुश है, लेकिन आज पता चला कि उसे साथ रखना उनकी विवशता है। तो क्या रितिका का उससे स्नेह रखना, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये सब दिखावा है? इसमें लेस मात्र भी सच्चाई नहीं। उसे लगता था आकाश और रितिका के साथ उसका शेष जीवन आराम से कट जाएगा, पर नियति हमेशा से ही उसके साथ अजीब खेल खेलती रही है। वो सोचती कुछ और है और होता कुछ और है। पता नहीं क्या लिखा है उसके हाथ की इन आड़ी तिरछी लकीरों में कि सुख हमेशा उससे 2 कदम आगे चलता है। सुधीर का उसे यूं असमय छोड़कर चली जाना इस बात का प्रमाण है कि उसकी किस्मत में सुख है ही नहीं। सुधीर जब तक नौकरी में थे बेहद व्यस्त रहते थे। उनके साथ वक्त गुजारने की, अपने सभी अधूरे अरमान पूरे करने की ख्वाहिश लिए वह उनके रिटायरमेंट की प्रतीक्षा कर रही थी।
सुधीर रिटायर हुए पर अधिक दिनों तक गायत्री जी का साथ ना निभा सके। 2 माह बाद ही मौत के क्रूर हाथों ने उन्हें उससे छीन लिया। स्तब्ध सी गायत्री जी फटी फटी आंखों से बस देखती रह गई थी। कब पूना से आकाश और रितिका आए, कब सुधीर का अंतिम संस्कार हुआ, उसे कुछ पता नहीं चला। होश तो तब आया जब सब कुछ समाप्त हो चुका था। रिश्तेदार जा चुके थे। आकाश और रितिका ने उसे अपने साथ पूना ले जाना चाहा, लेकिन वह नहीं मानी। पिछले 20 वर्षों से वह उस घर में रह रही थी। वहाँ की आबो हवा में सुधीर की सांसें रची बसी हुई थी। कितनी यादें जुड़ी हुई थी उस घर के साथ। इन्हीं यादों के सहारे वो अपना शेष जीवन गुजारना चाहती थी, पर अकेले रहना इतना सहज भी नहीं था। सूना घर उसे काट खाने को दौड़ता। अकेले के लिए खाना बनाने की भी उसकी इच्छा नहीं होती थी। उधर माँ की चिंता में आकाश भी अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। कुछ दिनों में ही वह बीमार पड़ गई। तब आकाश और रितिका ने उसकी एक नहीं सुनी। महीने भर में उन्होंने दिल्ली वाले घर को बेचा और उसे अपने साथ पूना ले आए। कुछ माह तक तो यहाँ पर भी उसका मन उचाट ही रहा। बेटा बहू दोनों इंजीनियर थे। सुबह ऑफिस के लिए निकलते तो शाम तक घर आते थे। सारा दिन वह अकेले पड़ी बोर हो जाती थी। रितिका ने कई बार कहा भी कि वह आसपास वालों से मेल जोल बढ़ाए, सुबह शाम घूमने जाया करे, किंतु उसका दिल ही नहीं करता था अकेले कहीं जाने का। अपनी ओर से तो आकाश और रितिका माँ को प्रसन्न रखने का भरसक प्रयास करते। रितिका उनके लिए पत्रिकाएं लाकर रखती। शनिवार या रविवार को तीनों कभी फिल्म तो कभी कहीं घूमने निकल जाते। अब तो उनके कलीग्स भी गायत्री जी से काफ़ी घुल मिल गए थे। कुल मिलाकर नए माहौल में वह रच बस गई थी। जिंदगी की गाड़ी एक बार पुनः पटरी पर आ गई थी। बेटे बहू के घर में वो सुख का अनुभव करने लगी थी, किंतु आज रितिका के एक ही वाक्य ने उसके शांत हो चले जीवन में हलचल मचा दी थी। काश जो कुछ भी उसने सुना वो सच ना होता। उसका मन विरक्ति से भर उठा। दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है। नाते रिश्ते सभी स्वार्थ की बुनियाद पर टिके हुए हैं। अच्छा ही हुआ जो उसका भ्रम टूट गया। कम से कम अब स्वयं को बेटे बहू पर थोपेगी तो नहीं। ना जाने कब तक वो विचारों के ताने बाने में खोई रहती कि रितिका ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने आंसू पोंछे, मुंह धोया और दरवाज़ा खोल दिया। ओह मम्मी, मैंने कितनी आवाज़ें दी आपको, जल्दी से आइए, मैंने आपकी पसंद की खस्ता कचौरी मंगवाई है। बोलते बोलते याक रुक गई रितिका। गौर से उसका चेहरा देखते हुए बोली, मम्मी आपकी तबीयत खराब है क्या? आंखें लाल हो रही है। उसकी बात को अनसुना करती हुई वो कमरे में चली गई। बुद्धि तो कह रही थी कि उसे अपना व्यवहार सामान्य रखना चाहिए, ताकि बेटे बहू को पता न चल सके कि उसने उनकी बातें सुन ली है, लेकिन मन साथ नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि खाना भी वो ठीक से नहीं खा पाई। सारा दिन अनमनी सी रही। रह रहकर सुधीर याद आते रहे। काश वो आज होते तो उसे यूं बेटे बहू पर आश्रित ना रहना पड़ता। शाम के 6 बजने वाले थे। मन में विचार कौन था? फिल्म साथ जाने में रितिका को ऐतराज है। हो सकता है उसका यूं उनके मित्रों के बीच बैठना भी उसे नागवार लगता हो। आकाश के कमरे में जाकर उसने कहा, बेटे, कॉलोनी की एक परिचित महिला के साथ मैं घूमने जा रही हूँ, देर से लौटूंगी, तुम लोग खाना खा लेना। लेकिन मम्मी, आज अचानक किसके साथ जा रही हो? आकाश को आश्चर्य हुआ। गायत्री जी की ओर से कोई जवाब न पाकर वो बोला, मम्मी, कुछ देर में सभी मित्र आ जाएंगे, आप नहीं होंगी तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम दोनों तो हो, एंजॉय करना। कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। आकाश और रितिका का चेहरा उतर गया। इतना तो वे दोनों भी समझ गए थे कि हो ना हो मम्मी ने सुबह उनकी बातें अवश्य सुन ली है, तभी आज इतनी खामोश
और बदली बदली लग रही है। और गायत्री जी, उसका मन तो बेहद बेचैन था। घर से तो निकल आई थी, पर अब कहाँ जाए, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस निरुद्देश्य सड़क पर चलती जा रही थी। उसके कदमों से भी तेज गति थी मस्तिष्क में उठ रहे विचारों की तूफान की। कुछ तो उसे स्वयं के लिए निर्णय लेना ही होगा। सड़क के किनारे घने छायादार वृक्ष थे, ठंडी हवा चल रही थी। काफी दूर निकल आने के कारण गायत्री जी को कुछ भय सा लगने लगा था। कुछ थकान सी भी महसूस हो रही थी। सड़क के किनारे बेंच दिखाई दी तो उस पर बैठ गई और आती जाती कारों को देखने लगी। हिंजेवाड़ी रोड पर बहुत सी आईटी कंपनियां हैं। रोज तो सुबह और शाम के समय यहाँ कारों और बसों की रेल पेल मची रहती है, किंतु आज रविवार होने के कारण सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम था। यहाँ शांति से बैठकर अपने बारे में वो कुछ सोच सकती थी, लेकिन सोचे भी तो क्या, बच्चों की बातों में आकर मकान बेचने की भारी भूल वो कर बैठी थी। अब उसका खामियाजा सारी जिंदगी उसे भुगतना पड़ेगा। उसने एक ठंडी सांस भरी, तभी एक पुरुष स्वर से अपना नाम सुन वो चौंक पड़ी। उसने गर्दन उठाकर देखा। पैंट कमीज पहने, हाथ में छड़ी थामे करीब 65 वर्षीय पुरुष को पहचानने में उसे तनिक भी देर ना लगी। अरे विजय जी, आप! आश्चर्य मिश्रित खुशी उसके चेहरे पर फैल गई। विजय जी और उनकी पत्नी कविता के साथ अपने रिश्ते को क्या नाम दे गायत्री जी? विवाह होकर इस घर में आई, सुधीर और अपने लोगों के आसपास ही पाया। उसने विजय जी और कविता भाभी को। सुधीर के हृदय के तार उस परिवार से पूरी तरह जुड़े हुए थे। उस स्नेह बंधन को पल्लवित और पोषण करने में गायत्री जी ने अपना भरपूर सहयोग दिया था। उसे आज भी याद है कैसे उसकी हर समस्या का समाधान विजय जी और कविता भाभी मिनटों में कर दिया करते थे। 10वीं क्लास में था आकाश जब विजय जी ट्रांसफर होकर पूना आ गए थे। फिर भी उनसे संपर्क बना रहा। 2 वर्ष पूर्व कविता भाभी के स्वर्गवास के समय सुधीर पूना आए भी थे, किंतु फिर न जाने क्यों विजय जी से संपर्क टूट गया। आपने तो बिल्कुल भुला दिया। कहाँ खो गए थे आप इन 2 वर्षों में? अपना तो भरा उलाहना उसने दिया। क्या कहूँ गायत्री जी, हालात की साजिश को शिकार हो गया था। बेंच पर बैठते हुए विजय जी बोले। क्या मतलब? गायत्री जी उनकी बात का अर्थ ना समझ सकी, इसलिए पूछ बैठी। कविता के स्वर्गवास के 3 माह बाद मेरा भी एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरा एक पैर जाता रहा। पूरे 8 माह तक हॉस्पिटल में रहा। पैर में स्टील की रॉड डाली गई। इतना सब कुछ हो गया और आपने खबर भी नहीं की। विजय जी के साथ हुए हादसे को सुनकर गायत्री जी अपना दर्द भूल गई। कैसे खबर देता? एक्सीडेंट के वक्त मेरा मोबाइल खो गया था। तुम लोगों का नंबर उसी में सेव था। विजय जी ने एक गहरी सांस ली। खैर छोड़ो ये सब, तुम अपनी कहो। यहाँ पूना में कैसे? सुधीर कैसा है? अब तो रिटायर हो गया होगा। गायत्री जी कुछ क्षण खामोश रही, फिर धीमी स्वर में बोली, रिटायर भी हो गए और मुझे छोड़कर भी चले गए? यह क्या कह रही हो तुम? सुधीर की मौत की खबर सुनकर विचलित हो उठे विजय जी। गायत्री जी की आंखों में आंसू छलक आए। रूंधे कंठ से वो बोली, रिटायर हुए 2 माह बीते थे कि एक रात सीवियर हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही कहते कहते वो सिसक उठी। पीड़ा का आवेग कुछ कम हुआ तो वो बोली, उसके बाद आकाश और उसकी पत्नी रितिका मुझे पूना ले आए। विजय जी कुछ देर खामोशी से सिर झुकाए, परिस्थितियों को आत्मसात करने का प्रयास करते रहे। फिर धीमे स्वर में बोले, अपने कहो, कुछ मन लगा पूना में? क्या दिनचर्या रहती है? गायत्री जी खामोश रही। क्या कहती? सुबह से दिल में उमड़ घुमड़ रहे वेदना के बादल बरस पड़ने को हुए, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। इतने दिनों बाद मिले हैं, क्या वो आज ही अपना रोना लेकर बैठ जाए? नहीं, यह शोभनीय नहीं होगा। इससे पहले कि वो कोई संतोषजनक उत्तर सोच पाती, उसके मनोभावों को भाप चुके थे विजय जी। उन्होंने कहा, गायत्री जी
तुम कल भी मेरी छोटी बहन थी और आज भी छोटी बहन ही हो। वक्त के अंतराल के साथ रिश्तों के मायने नहीं बदल जाते, रिश्ते वही रहते हैं। जिस तरह तुम खोई खोई सी बैठी थी, अवश्य ही कोई परेशानी है, बताओ मुझे। विजय जी का सहारा पाकर गायत्री जी भावनाओं के आवेग में बह गई और अपने दुखों को एक एक करके सुनाते चले गए। सब कुछ शांत भाव से सुनने के उपरांत विजय जी गंभीरता पूर्वक बोले, सच पूछो तो यह कोई समस्या है ही नहीं, यह बात उठती भी नहीं यदि तुम शुरू से ही बीच का रास्ता अपनाती। कभी बच्चों के साथ जाना, कभी उन्हें प्राइवेसी देना ही समझदारी है। गायत्री जी, हर इंसान अपनी प्राइवेसी और आज़ादी चाहता है। तुम्हारे बच्चे भी ऐसा चाहने लगे तो उसमें क्या गलत है। याद करो वो दिन जब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी। जब भी सुधीर फिल्म देखने या कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाता, उसकी छोटी बहन तुम लोगों के साथ हो लेती थी। कितना बुरा लगता था उस समय तुम दोनों को, याद है ना। गायत्री जी ने गर्दन हिलाई। विजय जी ने अपनी बात जारी रखी। हर उम्र की अपनी एक सोच होती है। गलत कुछ भी नहीं है। गलत सिर्फ यह है कि उम्र के उस दौर से गुजरने के पश्चात हम अपने एहसास को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि कभी हमारी भी यही सोच थी, यही चाहते थे, यही उमंगें थी। वक्त गुजर जाता है और हम अपने बच्चों की भावनाओं को ना समझने की भूल कर बैठते हैं। आकाश और रितिका ने तुम्हारा बहुत साथ निभाया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम उनकी भावनाओं को समझो। इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठो। अपने खालीपन को भरने के लिए दूसरे की स्वतंत्रता को खत्म कर देना कहाँ की समझदारी है। हमारे प्रति अपने कर्तव्य को बच्चे बोझ ना समझने लगे, या बहुत कुछ हमारे व्यवहार पर भी निर्भर करता है। विजय जी की बातों से गायत्री जी को मानो परिस्थितियों को समझने के लिए एक नई दृष्टि मिल गई। समस्या वो नहीं जिसे वो मान बैठी थी, समस्या तो उसका गलत दृष्टिकोण था। उफ, एक माँ होते हुए भी वो इतनी स्वार्थी कैसे हो गई। अपनी नासमझी पर लज्जित सी होते हुए वो बोली, विजय जी, नियति ने एक बार पुनः आपसे मिलवाकर मेरे घर की सुख शांति को बिखरने से बचा लिया। अब से मैं, रुको गायत्री जी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। विजय जी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। गायत्री जी, सारी जिंदगी हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं। अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपने बच्चे, इन सब से आगे कभी सोच ही नहीं पाते। अभी वह समय है जब समाज के प्रति भी हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हैं, दूसरों के काम आ सकते हैं। 2 वर्ष पूर्व मैं भी तुम्हारी जैसी स्थिति में था। उस समय अपने बेटे बहू के सहयोग से मैंने नवनिर्माण नामक एक संस्था बनाई। आज इस संस्था से 15-16 लोग जुड़ चुके हैं। लोगों में चेतना जागृत करना, अपने शहर को साफ सुथरा रखना, पेड़ पौधे लगाना और आसपास के लोगों की समस्याओं को दूर करना इस संस्था का काम है। कुछ महिलाएं गरीब बच्चों को पढ़ाती है। माह में 2 बार सब लोग मिलकर आसपास ही कहीं पिकनिक मनाने भी जाते हैं। गायत्री जी, तुम इस संस्था को ज्वाइन करोगी तो नए नए लोगों से मिलने में से तुम्हारा समय भी अच्छा कटेगा और लोगों की समस्याओं से जुड़ने से तुम्हारी सोच की दिशा भी बदलेगी। किसी के काम आने पर आत्मसंतुष्टि तो मिलती ही है, साथ ही जीने का एक मकसद भी मिल जाता है। लीक से हटकर कुछ अच्छा करने से तुम्हारे बच्चों को भी तुम पर गर्व होगा। विजय जी की बातों से गायत्री जी की आंखों में एक नई चमक पैदा हो गई। उसे जीने की एक नई राह मिल गई थी। विजय जी, आप घर चलिए, आकाश आपको देखकर बहुत खुश होगा। गायत्री जी, मैं कल तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा। गायत्री जी ने उन्हें अपना घर का पता बताया। काफ़ी देर हो चुकी थी। उसे लग रहा था बच्चे परेशान हो रहे होंगे। विजय जी से विदा लेकर गायत्री जी तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ी। ये कदम उसे घर की ओर ही नहीं, एक नए संकल्प के साथ नई मंजिल की ओर भी ले जा रहे थे। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।